नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली यूपी पेट उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में हम सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है उनको लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज ये हमारी कक्षा होगी जीव एवं जंतु विज्ञान की, जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी कक्षा की जो विशेषता है उसमें यह है कि इस कक्षा में इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से जितने इसमें टॉपिक है उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं पिछली परीक्षाओं में या आने की संभावना है, उनको समाहित करते हुए उस पर यह कक्षा बेस्ड की गई है। यह कक्षा आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आइए बात करते हैं। सामान्य विज्ञान की कक्षा है, जीव एवं जंतु विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान की कक्षा है। इसको आइए देखते हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान मतलब जीव विज्ञान से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों की परीक्षा में, जो सिलेबस में दिया गया है उसको लेकर हम बात करेंगे। श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवणोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। पादप मतलब पौधों में। श्वसन मूल जो सांस लेने वाली स्थितियां है वो जलोद्भिद मतलब इस प्रकार के भी जो पादप होते हैं, और लवण मृदोद्भिद दोनों में पाए जाते हैं। अगला, आलू में अक्षिया कायिक प्रवर्धन में मदद करती है। अक्षिया, आलू में जो आंख, आलू आप देखे हैं उसमें जो आंख टाइप का बना रहता है जहां से अंकुरण होता है, उसी की बात कर रहा है। आलू में जो अक्षियां हैं, आइज हैं, वो कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करती है। अब किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है को किसी दूसरे पौधे पर लगाया जाता है। आप देखे होंगे कि घर में दो पौधे हैं तो उसको एक पे ये लगा के यहाँ थोड़ा सा इसको छील के और लगा दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। कलम कहा जाता है वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं, उन्हें आत्पोद्भिद पौधा कहा जाता है। ये प्रश्न जरूर पूछता है कि जो सूर्य के प्रकाश में ही केवल हरा भरा या अपने आप को सुरक्षित रखता है, विकसित होता है, इस प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में आत्पोद्भिद। अगला, राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम क्या है? एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं के आधार पर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु मतलब जीव जंतु। जो उनकी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें कैसे भेद किया जाता है? तो यह बता रहा है कि जो हमारी कोशिका भित्ति है, सेल वॉल के आधार पर ही जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। जो ये हमारी कक्षा है इसमें हम वन लाइनर टाइप की कक्षा लेकर आए हैं, जो कि तुरंत उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, केवल इसको बार बार रिवीजन करना है। आपको परीक्षा में सभी प्रश्न इसी से मिलेंगे। कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार की, एक पादप और एक जंतु। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। नाम पर मत जाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसके अर्थ को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे, परागकोश पुष्प का वह भाग होता है जो पराग कण पैदा करता है। परागकोश पुष्प का वह भाग होता है जो पराग कण पैदा करता है। अधिक पैदावार वाले HYB हाई यील्ड वैरायटी पौधे संकरण विधि द्वारा तैयार की जाते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है, उसके द्वारा अधिक उत्पादन देने वाले पौधों को तैयार किया जाता है। हिंदी में हाइब्रिड विधि को क्या कहा जाता है? संकरण विधि। ईख अर्थात गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित किए जाते हैं। इससे आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन पौधों का एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा क्रियाकलाप होता है जिससे जो पौधे होते हैं उनको उनकी मूल स्थिति में रखा जा सकता है, उनकी गुणवत्ता को बनाए
रखना संभव होता है। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जाता है। इस समय आप देख रहे होंगे ये हाइब्रिड बीज की ही बात की जा रही है। जो टिश्यू कल्चर आ गया है उसके द्वारा बिना बीज के फल भी विकसित किए जा रहे हैं, ऐसे फल जिसमें बीज ही नहीं होंगे। किस कल्चर के द्वारा, किस विधि के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के द्वारा बिना बीज के फल को उत्पादित किया जाता है या विकसित किया जा सकता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने को भोजन प्राप्त करते हैं। तो वही बात कर रहा है कि जो पौधे होते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको अवशोषित मतलब ग्रहण कर लिया जाता है, पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रश्न ये पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही पौधे सूर्य ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। संश्लेषण की क्रिया है फोटोसिंथेसिस, इसको कहते हैं। क्लोरोफिल मुख्य कारक है। कौन सा कारक है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट रंग तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। हरे पौधे मुख्यतः लाल व नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो हरा पौधा होता है वो लाल और नीले रंग में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करता है। पौधों में पत्तों के पृष्ठभाग पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। पत्तों में असंख्य रंध्र होते हैं। आप पत्ते देखे होंगे, किसी भी पौधे के पत्ते को अगर आप देखे होंगे तो जो ये पृष्ठभाग होता है इसमें ये जो रंध्र होते हैं उसी की बात कर रहा है कि पौधे में पत्तों के पृष्ठभाग मतलब जो ऊपरी भाग होता है उसमें लघु छिद्र होते हैं, छोटे छोटे आप छिद्र देखेंगे, उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। अंग्रेजी में स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र कहते हैं। रंध्रों का कार्य वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय होता है। जैसे हमारे शरीर में ये जो रोआ है, रंध्र है, इसका काम क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन और क्या होता है? पसीने को बाहर निकालना। गंदगी को, शरीर की जो गंदगी है उसको पसीने के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। जैसे ये हमारा छिद्र, वैसे ही रंध्र जो होते हैं, जो पत्तियों के पृष्ठभाग पर पाए जाते हैं, का कार्य वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए और CO2 गैस होना चाहिए। श्वेत प्रकाश अर्थात जब सफेद प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तब ये हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। जब पेड़ पौधों की पत्तियों पर सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वह हरे रंग को छोड़कर बाकी अन्य रंगों को अवशोषित कर लेता है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देता है, जिसके कारण हमें पत्तियां हरी दिखाई देती है। हरे रंग को परावर्तित होने के कारण हमारी पत्तियां कैसी दिखाई देती है? हरे रंग की दिखाई देती है। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थानों पर स्थित होता है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। पादप मतलब पौधों को सबसे जरूरी कौन सा तत्व चाहिए? तो नाइट्रोजन है। अब कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ड्रोसेरा एक कीटाहारी पादप, मांसाहारी पादप है। कीटाहारी मतलब कीट को खाता है, कीट पतंगों को खाने वाला पादप है जिसका नाम ड्रोसेरा है। ये कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन सा मांसाहारी पादप है, मांसाहारी पौधा है या कीट भक्षी पौधा है, पादप है? तो ड्रोसेरा DROSERA। अब आगे, बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है। बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है। कैसे? आप देखते होंगे कि जब हम रात को चना भिगोते हैं तो चना भिगो के उसको कपड़े में अगर बांध देते हैं तो 1-2 दिन के बाद वह चने में अंकुरण आ जाता है। वैसे ही बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है।
पुष्प का पुरुष हिस्सा पुंकेसर तथा स्त्री हिस्सा स्त्री केसर कहलाता है। पुष्प में भी जो पुष्प होता है, पुष्प मतलब फूल, उसमें भी दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा पुरुष वाला स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रियों वाला हिस्सा स्त्रीलिंग। तो जो पुल्लिंग हिस्सा होता है उसको पुंकेसर कहा जाता है और जो स्त्री वाला हिस्सा होता है, फीमेल वर्जन होता है, उसको स्त्री केसर कहा जाता है। वो पराग कोष उपस्थित होता है। यूट्रिकुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में उगता है। यूट्रिकुलेरिया क्या है? एक प्रकार का पौधा है। वह किस प्रकार की मृदा में उगता है? मतलब अंकुरित होता है, पलता बढ़ता है। तो जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी वहीं पे यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगेगा। अगला, नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करने में यूट्रिकुलेरिया को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, इसमें क्या है? नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा कैसे किया जाता है? कीटों का भक्षण करके। तो ये जो यूट्रिकुलेरिया है, कीटभक्षी पौधा कहलाता है। ये नाइट्रोजन की कमी को कीटों के भक्षण के द्वारा पूरा करता है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, निकलती है। तभी तो कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। पौधे श्वसन की क्रिया में संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से मिट्टी, वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। आप देखे होंगे कि मिट्टी, वर्षा और वहां का टेम्परेचर क्या है, उसके अनुसार वहां की विशेष स्थिति, विशिष्ट वनस्पति कौन सी उगेगी। अब उत्तर प्रदेश में सेब की बागान की खेती नहीं हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में किसकी खेती होगी? गेहूं की होगी, आलू की होगी, अमरूद, आम। लेकिन कई ऐसे, अब जम्मू कश्मीर में आम की खेती आप नहीं देख सकते हैं, आम का बगीचा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां, विशेष वनस्पतियों के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। वही कह रहा है कि किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से मिट्टी, वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। लौंग का वनस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है। लौंग का वनस्पति नाम क्या है? सीजियम एरोमेटिकम है, जो पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। लौंग आप देखे होंगे फूल जैसा रहता है, उसी को हम लौंग कहते हैं। वुल्फिया है। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है, ऐसा पौधा जो फूल देता है। इसे सामान्यतः वाटरमिल अथवा डकवीड के नाम से भी जाना जाता है, जो एक जलीय पौधा है। अफीम के पौधों के फल आवरण या कैप्सूल से हमें मार्फिन प्राप्त होता है। अफीम का जो पौधा होता है उसके फल से हमें क्या मिलता है? मार्फिन प्राप्त होता है। जो दालचीनी होता है, सिनामोन, एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल मसाले की तरह होती है। दालचीनी आप लोग खाने में इसका प्रयोग होता है, डाला जाता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है। विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है। कुनैन को सिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। इसे पेड़ के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। पूछता है, ये हजारों बार ये प्रश्न पूछा है कि सिनकोना कहां से प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन को सिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अंशकायिक कालिका होती है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह होता है। फूल गोभी, फूल नाम ही है, फूल मतलब पुष्प, पुष्प वाली गोभी, तो जो उसका फूल वाला हिस्सा होता है वही उपयोगी होता है। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है। ये पत्तियां विटामिन के और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में बताया है कि 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, उस प्रकार की ये बात कर रहा है। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या होता है? विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है कि रक्त का थक्का बनाने में यह सहायक होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का यह उदाहरण है। सबसे ज्यादा विटामिन सी कहां पाया जाता है? आंवला में। अपस्थानिक जड़ें पर्व संधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती है और पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद दिलाती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल तथा खनिज लवण को परासरण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम पेड़ पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है। पूछता है, बांस देखने में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बांस क्या है? घास है।
यह घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। बांस क्या है? घास है, जो घास का सबसे लाल मिर्च और तरबूज में जो गहरा लाल रंग आप देखते हैं, टमाटर भी लाल होता है, तरबूज भी लाल होता है, हमारी लाल मिर्च भी लाल होती है, ये लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन क्या है? एक कैरोटीनाइड है। लाइकोपीन एक कैरोटीनाइड है। पूछेगा कि लाइकोपीन के कारण तरबूज का रंग लाल होता है, लेकिन लाइकोपीन होता क्या है? तो लाइकोपीन एक कैरोटीनाइड होता है। क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप के तीव्रता और क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्रिस्कोग्राफ लाएंगे, देखेंगे कि हमारा पौधा बढ़ रहा है कि नहीं, तो उसकी जानकारी के लिए हमें क्रिस्कोग्राफ को लाना पड़ेगा, जो पौधों की वृद्धि को मापता है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 20वीं शताब्दी में किया। सैक्रीन क्या है? सैक्रीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजोइक सल्फा इलिमीन है। इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आप देखेंगे कि जिसको डायबिटीज के रोगी होते हैं, वो एक डिब्बे में मिलता है छोटी छोटी गोली, उसको चाय में डाल देते हैं, उसी से वो मीठा हो जाता है। इसी की बात करता है, वो क्या है? सैक्रीन है। निकोटीन तंबाकू से थीन व कैफीन, निकोटीन तंबाकू से, थीन व कैफीन चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफी व चाय से, तथा पिपेरिन काली मिर्च से प्राप्त होता है। पिपेरिन किससे प्राप्त होता है? काली मिर्च से। थीन व कैफीन किससे प्राप्त होता है? चाय की पत्तियों से। कैफीन किससे प्राप्त होता है? चाय व कॉफी से। यह प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में कि कैफीन किससे प्राप्त होता है? तो चाय और कॉफी दोनों से प्राप्त होता है। अगला जान लेंगे, पिपेरिन किससे प्राप्त होता है? तो पिपेरिन काली मिर्च से प्राप्त होता है। कि कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। यह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण विज्ञान का आविष्कार किया। तो कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। लाख का श्रावण सुर्ख रंग की मादा कीट लेस्फर लक्का करती है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है। जो पके हुए अंगूर होते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, लेकिन ग्लूकोज का कौन सा प्रमुख हिस्सा? डी ग्लूकोज जिसे कहते हैं या डेक्सट्रोज कहते हैं। डेक्सट्रोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज को फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रक्टोज को फल शर्करा के भी नाम से जाना जाता है, जो प्रायः मीठे फलों में पाया जाता है। जो मीठे फल होते हैं उनमें फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का मुख्य कारण है। आम हमें बहुत मीठा लगता है, अमरूद हमें मीठी लगती है। क्यों? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज के कारण ही फलों में मीठापन आता है। अगला, लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। यकृत, जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, तो लीवर सिरोसिस यकृत की, लीवर की सबसे गंभीर बीमारी है। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि लीवर सिरोसिस में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके इस स्थान पर फाइबर जंतुओं का निर्माण हो जाता है। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं वह बड़े पैमाने पर नष्ट होकर उसके जगह पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। का सेवन है मदिरापान। अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस का प्रमुख कारण है। चाय में कैफीन नामक एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पाया जाता है जो व्यक्ति को तरोताजा रखने में मददगार होता है। आप परेशान होते हैं, थक जाते हैं, तो चाय पीने जाते हैं। तो चाय हम क्यों पीने जाते हैं? चाय इसलिए पीने जाते हैं कि चाय में कैफीन मिलता है। कैफीन क्या काम करता है? तो जो चाय में कैफीन होता है वो हमें तरोताजा करने के लिए, तरोताजा रखने के लिए में मददगार होता है। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल प्रमुख जैव उर्वरक हैं। जैव उर्वरक प्रमुख कौन कौन से हैं? जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, नील हरित शैवाल, ये प्रमुख जैव उर्वरक हैं।
पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद्य मिट्टी या ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस मतलब केवल एक मृदा का भाग ही नहीं, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को, जितने कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सामूहिक रूप से नाम दे दिया गया है ह्यूमस। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है, फंगी है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अपशिष्ट के पुनः चक्रण, कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होता है। हमें मशरूम खाना चाहिए क्योंकि इससे कैंसर भी नहीं होता है, कैंसर होता है। उसके बाद ये अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करता है, कई तरीके से यह उपयोगी है। रबर से राल को अलग करने के लिए एसीटोन रसायन का उपयोग करते हैं। रबर से राल को अलग करने के लिए, राल नहीं लार को अलग करने के लिए एसीटोन रसायन का प्रयोग करते हैं। तुलसी के पौधे का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह एक शाक की श्रेणी में आता है। शाक मतलब साग की श्रेणी में आता है। शाक भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बनारस में है। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला, कोयला एक जैव शैल है। यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने के हजारों साल बनता है। इस कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। यह एल्कोहल उद्योग में भी प्रयोग होता है। दाग जिसे रिंगवर्म कहते हैं, कवक जिसे फंगस कहते हैं, यह फैलने वाली बीमारी है। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। नाइट्रेटस का नाइट्रोजन गैस में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में करने से पौधों में फास्फोरस की कमी को दूर किया जाता है। जो हमारी हड्डी होती है वो फास्फोरस और कैल्शियम के संयुग्मन से बनती है, आप जानते ही हैं। तो वही कह रहा है कि जो हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में अगर करेंगे तो पौधों में फास्फोरस की कमी दूर की जा सकती है। बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी व उपयुक्त तापक्रम का होना आवश्यक होता है। मूंगफली पौधों के फल भूमि की सतह के नीचे पाए जाते हैं। निर्धारण विकास वलय आधार की क्रिया पर किया जाता है। विकास वलय मतलब आप अगर कोई मोटा वृक्ष देखे होंगे उसमें ऐसे ऐसे वलय आप पाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो जो इनके उम्र का निर्धारण होता है इन्हीं वलयों के आधार पर किया जाता है। पौधों में रस आरोहण जाइलम के माध्यम से होता है। पौधों में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? जड़ से जो पौधा ऊपर की तरफ अपने पूरे परिक्षेत्र में जो संचरण करता है अपने खाद्य पदार्थों का, उसको हम जाइलम कहते हैं, जड़ द्वारा अवशोषण। और फ्लोएम जड़ से आ गया पौधे में और पौधे से पत्तियों में जा रहा है, तनों में जा रहा है, उसको हम फ्लोएम की संज्ञा देते हैं। गेहूं झकड़ा जड़ वाला पौधा है। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने के कारण कोशिकत्व होता है। अदरक रूपांतरित तना है। अदरक भूमिगत खाद्य तना है। अदरक क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। कैसा है? रूपांतरित तना है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। जो हल्दी होता है वह पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारा समुद्री शैवाल होता है जो उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो अल्फा है वो फेबिएसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। एशिया में यह ल्यूनर्स घास के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। जो गुलाब होता है वो सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का दिखाई देता है। हरे प्रकाश में जो लाल गुलाब होता है वो काला दिखाई देता है। प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के संयोग से हुई है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। प्रश्न पूछता है कि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? ऑप्शन दे देगा 3-4। प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हम क्या लगाएंगे? जो हमारा ये एंजाइम होता है वो क्या है? प्रोटीन होता है। एंजाइम की खोज किसने की? कुहने ने की थी। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। यह यकृत में बनता है। अब कौन सा चीज क्षारीय होता है? पीएच मान के आधार पर क्षारीयता और अम्लीयता का विभाजन किया जाता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। तो जो पित्त होता है वह उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 के बीच में होता है और पित्त
यकृत में बनता है। यूरिया का संश्लेषण भी यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। क्रिएटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों उन इत्यादि में पाया जाता है। जो क्रिएटिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन है, हमारे नाखून में, बाल में यह प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रकृति हल्की अम्लीय होती है क्योंकि यह 7 के करीब ही है। पीएच मान इसका 7 के बिल्कुल नजदीक है, 6.8 है। इसलिए लार की प्रकृति क्या होती है? हल्की अम्लीय होती है। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करता है, मुख तथा दांतों को साफ करता है। अन्न में, अनाज में स्टार्च, मंड की प्रचुरता होती है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। अगर जिसमें रेनिन एंजाइम का निकलेगा ही नहीं, श्रावण ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? वो दूध पचा ही नहीं पाएगा। रेनिन दूध को दही में संकुचित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है और दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? प्लीहा होता है। स्प्लीन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। मानव का शरीर जो अधिकांश ऊर्जा की पूर्ति करता है वो कहां से? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, न कि प्रोटीन से, वसा से या विटामिन से नहीं प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त। शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। शर्करा मतलब मीठा लगता है। दूध का मीठापन किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। और माल्टोज शर्करा कहां से? अनाज से। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन मतलब कैगुलेशन अर्थात खून के रक्त का थक्का बनना के लिए आवश्यक करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा, दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। रस है। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस में जो अमाशय से निकलता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती है। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है। मक्खन क्या है? तेल में परिक्षिप्त पानी है, उसी को हम मक्खन कहते हैं। शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मुख्य रूप से। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का प्रमुख सोर्स क्या है? दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता होती है। रक्त की कमी या अरक्तता होती है जिसे अनीमिया भी कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, रिस, मशरूम आदि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत है। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। विटामिन D मक्खन, घी, अंडे, मछली, तेल आदि में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में भी निकोटीन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं जिसे A, D, E के कहा जाता है तथा बाकी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। तो जो 4 विटामिन होते हैं, विटामिन A, D, E, K, ये वसा में घुलनशील है और बाकी जितने विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। वो विटामिन सी की कमी से होता है। जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है जो जल में विलेय विटामिन है। विटामिन बी और सी जल में विलेय विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में विलेय विटामिन है।
तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो जल में विलेय है। सिट्रस फल मतलब खट्टा फल कौन कौन सा है? नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। सर्वाधिक विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामाइन है। विटामिन बी12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है, CO। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है जो मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। विटामिन ए बहुत जरूरी है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जो शरीर में संक्रमण होता है उसको रोकने में सहायता मदद करता है, जो गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए की कमी के कारण रतौंधी और जीरोप्लेमिया नामक रोग होता है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन के रक्त में के स्कंदन में सहायक है, जिसका नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो मछली का तेल होता है वो शरीर जब दर्द करता है तो हड्डियों में मालिश करने के लिए लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर विटामिन डी प्राप्त करता है। निशांतता अर्थात रतौंधी मनुष्यों में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। गाजर खाइए, विटामिन ए की कमी को दूर करिए। विटामिन सी आंवला अच्छा सोर्स है। सामान्यतः मूत्र हल्का अम्लीय होता है। पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। जो पक्षियों में मूत्र का उत्सर्जन होता है वह किसके रूप में होता है? यूरिक अम्ल के रूप में होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल के द्वारा की जाती है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डाईयूरेटिक कहा जाता है। डाईयूरेटिक कहा जाता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। कैडमियम प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है, कैडमियम CD। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। स्वेदन मतलब पसीनों का निकलना। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन, अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। के काम न करने के कारण नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन 1.36 किलोग्राम होता है। वैसे मस्तिष्क का वजन 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, लेकिन जब इसका एवरेज हम निकालेंगे तो 1.36 किलोग्राम होता है। एम्फीबिया उभयचर प्राणी में वही कंकाल नहीं होता है। आगे स्तनपायी मतलब जो मैमल्स होते हैं, मानव भी मैमल्स है, स्तनपायी है, में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अकल दाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम से हैं जो आखिर में निकलते हैं। बुद्धि वाले दांत जो सबसे आखिरी में निकलते हैं उनको कहा जाता है। वो 4 अकल दाढ़ होते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ दंत वल्प है, इनेमल है। ये दंत वल्प जो यहाँ वाला हिस्सा है वो जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कान में जो हमारा कान है इसमें 6 हड्डियां पाई जाती है। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। ये जबड़ा, इसमें शरीर की सर्वाधिक प्रबल सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना है। लिम्फोसाइट जो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती है, जो श्वेत रुधिराणुओं की संख्या का 20 से 40% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं, जो हमारी विसरण प्रक्रिया श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं फिर और उसे छोड़ती हैं। जो हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? HB हीमोग्लोबिन अर्थात सामान्य भाषा में रक्त क्या है? एक प्रोटीन है जिसमें लाल पाया जाता है, जो लोहे में
पाया जाता है। कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग, गाउट मतलब गठिया रोग हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथ का संबंध रक्तचाप से है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन जिसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह O को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता किसी भी समूह का व्यक्ति, रक्त समूह का व्यक्ति होगा, चाहे ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, ए बी हो, जो O ग्रुप का ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रहेगा वो किसी को भी दे देगा। सर्वदाता। रक्त ए बी समूह को सर्वग्राही, ये बार बार पूछा जाता है। सर्वदाता किसी को भी खून दे देगा जिसका O ब्लड ग्रुप रहेगा। सर्वग्राही किसी भी प्रकार का खून ले लेगा, रक्त ले लेगा, किसका? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। यह पूछा जाता है, इसको नोट करिएगा। रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है, ए बी और ओ। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80, मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 मिमी पारा होता है, जिसमें 100 मिमी पारा सिस्टोलिक और 80 मिमी पारा डायस्टोलिक होता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा दाबते हैं। जो रक्तदाब होता है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथ से एड्रिनालिन हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। यदि शरीर में रक्तदाब कम हो जाएगा तो क्या निकलेगा? जो हमारा एड्रिनल ग्रंथि है उससे एड्रिनालिन हार्मोन्स निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के लिए किया जाता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो उसे इस्कीमिया कहते हैं। रुधिर में हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक तरल व साल दशा में रहता है। जो हिपेरिन को एंटीग्राम्बिन कहते हैं, यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है जिसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं बनता है। अगर किसी का हाथ कट जाता है और रक्त रुकता ही नहीं है, उसी की बात कर रहा है कि हिपेरिन को एंटीग्राम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है जिसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आला जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं उसका नाम स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप है तो किसके कारण काम करता है? आप कैसे पता लगाते हैं आपके शरीर में बुखार है कि नहीं? जो स्टेथोस्कोप की सहायता से डॉक्टर पता लगाता है वह किसके सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक्यूपंक्चर जो विधि है वह सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। एक्यूपंक्चर प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92% होती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दिवैकी के द्वारा किया गया था। पेसमेकर दिल की धड़कन को नियमित करने का काम करता है। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख बार। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जानते ही हैं तरल होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। संकुचन मतलब सिकुड़ना और स्कंदन मतलब फूलना। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा है। कौन कौन सा कक्ष? बायां निलय, दायां निलय, उसके बाद आलिंद। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है? यह हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हमारा हृदय किस प्रकार से चल रहा है, नहीं चल रहा है। ईसीजी की रिपोर्ट में अगर हृदय सीधे चल रहा है तो समझिए कि आपका हृदय कमजोर हो गया है, खराब है, मरम्मत की जरूरत है। अगर ऊपर नीचे उसका ग्राफ आ रहा है तो समझिए कि आपका हृदय सही तरीके से काम कर रहा है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आप कहाँ जाते हैं? किसका डॉक्टर के पास? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो हृदय की बीमारी से संबंधित पढ़ाई पढ़ा है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। दिल का दौरा कैसे पड़ता है? जो मांसपेशियां होती हैं उसमें रक्त पहुंचता ही नहीं है या बिल्कुल कम पहुंचता है। इसीलिए जो हृदय के रोगी होते हैं उनको रक्त तरल रहे इसकी दवा दी जाती है।
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, जिसे अग्नाशय कहा जाता है। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यकृत क्या है? स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि और आंतरिक अंग है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसका काम आधार दर को बढ़ाना है। ये गर्दन का हिस्सा है, ये मोटा हो जाता है, जिसको थायराइड की बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिन और बेस्ट ने 1932 में किया था। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, जिसका आविष्कार वर्ष 1932 में बेंटिन और बेस्ट ने किया था। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन नाम से ही है, प्रोटीन है एक जो स्तनपायी हार्मोन के रूप में पाया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन तथा नॉर एड्रेनालिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जो शरीर को उत्तेजित करते हैं और संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। भागो या लड़ो किसको कहते हैं? जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनल हार्मोन को भागो या लड़ो या इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नरलिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। आगे द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होती है। पेप्सिन का पाचन एंजाइम द्वारा होता है। पेप्सिन का पाचन किसके द्वारा होता है? एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है अभी आपको बताइएगा। एंजाइम प्रोटीन है। श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियों का मुख्य काम क्या होता है? तापमान का नियंत्रण करता है। स्त्री का जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली और हरे पत्तीदार सब्जियां खाने से होता है। और शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज, मेलिटस रोग होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। नर हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन या एड्रिनल। और स्त्री हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। पीनियल ग्रंथि वो मस्तिष्क में होती है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? एनाफिलीज मच्छर है। जुकाम कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण है जो वायरस से फैलता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मार्का डोमेस्टिका। मार्का डोमेस्टिका घर में आ गई है, अर्थात मक्खी आ गई है, उसका वैज्ञानिक नाम है। यह कई रोगाणुओं के वाहक है। मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अतिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोद इत्यादि रोगों को फैलाती हैं। फीता कृमि, जिसे फैसिओला हिपेटिका कहते हैं, जो भेड़ की आंत में पाया जाने वाला परजीवी है। दूध का दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। जो दूध होता है वो दही बन जाता है। किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लोरोक्विन नामक दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है। गोल कृमि, जिसे सूत्रकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। जो इन्फ्लुएंजा है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स जैसे जो चेचक। डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है। एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। एड्स क्या है? एड्स बीमारी कैसे होती है? एक वायरस के कारण होती है। अब संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाले रोग आंत्रज्वर हैं, जो मक्खियों द्वारा फैलता है। एथलीट फुट रोग का कारक कवक फंगस होता है। आगे भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। इसमें पेप्टाइन मेलिटिन उपस्थित होता है। मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट एक प्रकार का विषाणु या वायरस द्वारा उत्पन्न रोग है। हुए खुर वाले पशु, गाय, भैंस, बकरी, जुगाली करने वाले दूसरों पशु में होने वाला भयानक संक्रामक रोग है। उंगली में नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम कैरोटीन है। मरीचिका, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। आप रास्ते में चल रहे हैं, खूब धूप निकली हुई है, सड़क पर आप कुछ दूर पर देखते हैं कि ऐसा लगता है कि वहां पानी भरा है, उसी को हम मृग मरीचिका कहते हैं। मतलब जो दिखता है वो है नहीं। वह किसके कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था। कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी
का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। एक ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिससे हृदय की गति, और ईईजी जो होता है उससे मस्तिष्क की गतिविधि मापी जाती है। ईईजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना। उसकी जीव एसिटेबुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल 1 वर्ष होता है। व्हेल सील एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग है। मत्स्य क्या है? वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हील, मत्स्य और व्हील दोनों अलग है। व्हेल एक विशालकाय स्तनधारी है। पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास जोनास साल्क द्वारा किया गया था, जिसका परीक्षण 1952 में किया गया। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन को ओरल वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है, जो एक संक्रामक रोग होता है। पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से दूसरों में भी हो जाता है। एड्स, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, एक रिट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स की पहचान 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले की गई थी। एड्स क्या है? समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क, रक्तादान इत्यादि के द्वारा फैलता है। एड्स क्या है? समलिंगी आप अगर संबंध बनाएंगे या विषमलिंगी संबंध स्थापित करेंगे तो यौन संपर्क करेंगे तो उससे यह एड्स फैलता है। दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है उसे टीका कहते हैं। संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की। चेचक के टीके का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। बार बार पूछता है कि चेचक का जो टीका है उसकी खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। क्लस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा प्रसारित होता है। जो हमारा टिटनेस है, टिटनेस जैसे किसी लोहे वाली वस्तु से हाथ कट जाता है, शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उससे होने वाला रोग टिटनेस होता है। तो टिटनेस क्या है? क्लस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। रोहिणी या गला घोटू या डिप्थीरिया जीवाणु के द्वारा फैलता है। रोहिणी गले की एक बीमारी है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। जो साल्मोना टाइफी होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके द्वारा टाइफाइड रोग होता है। पीलिया यकृत का रोग है। पीलिया रोगों में रुधिर पित्त रंजक की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। श्लेष्मिक झिल्ली और त्वचा का रंग पीला हो जाता है। पीलिया रोग में क्यों होता है? क्योंकि हमारे खून में पित्त रंजक की मात्रा बढ़ जाती है। पित्त कहां से निकलता है? यकृत से निकलता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। जीव एवं जंतु विज्ञान की कक्षा की मुझे उम्मीद है कि इस कक्षा से जितने आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रश्न मिल जाएंगे। 1-2 प्रश्न इधर उधर रह जाएंगे तो आपकी तैयारी तो जोरों शोरों से होगी ही। यह हमारी ऐसी ही और सेगमेंट जो है इतिहास का सेगमेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का है, विश्व का भूगोल वाला सेगमेंट है, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान वाला जो सेगमेंट है वो आता रहेगा। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आगे आने वाले दिनों में हमारे 1 नवंबर या 2 नवंबर से आरओ की भी कक्षाएं संपादित की जाएगी और लोगों से हट के यह कक्षा इसलिए होगी कि इसमें उन्हीं बिंदुओं को समाहित किया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होते हैं, या तो आए हुए होते हैं या उस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी कक्षा में अनर्गल बातें नहीं की जाती है। हंसी मजाक के लिए आपको तमाम चैनल मिल जाएंगे। आप गंभीर होइए, पढ़िए और परीक्षा में सफल होइए, हमारी शुभकामना है। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।